नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस्लामाबाद बेस्ड जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ हैपनिंग प्लेस, देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट। और आज का दिन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का ऐसा सर्कस जमा था कि समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें। ग़ालिबन सबसे ज़्यादा बड़ा जो सर्कस था वो लाहौर में था, जहाँ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो हैं उन्होंने एक तरह से पंजाब असम्बली जो है उसका कंट्रोल ही संभाल लिया। और यूँ पंजाब असम्बली को, जब से ये पंजाब असम्बली बनी है 19वीं सदी से पहली दफ़ा पंजाब असम्बली को 20वीं सदी की शुरू से, जब से ये पंजाब असम्बली बनी है उसे पहली दफ़ा एग्जेक्टिव के कंट्रोल में ही एक तरह से दे दिया गया। और इस एक ऐसे वक्त में ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए जबकि असम्बली इन सेशन थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइन में जब एक असम्बली का सेशन होता है उस वक्त ऑर्डिनेंसेस जो है वो इशू नहीं किए जा सकते। बहरहाल ये तो एक चीज़ है, लेकिन इस पर बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन इससे चंद घंटे पहले वर्कर्स के कन्वेंशन से बात करते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक नया बॉम्बशेल ड्रॉप किया। इससे पहले तो हम सिर्फ मकसूद चपरासी का नाम सुनते चले आए थे कि मकसूद चपरासी जो है उसका हार्ट अटैक हो गया, और क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया, इंकशाफ लगाया कि शरीफ फैमिली के 4 एम्प्लॉइज़ जो अब तक जो एक ही केस में FIA के थे और ये सब ट्रांजैक्शंस उनसे एक से दूसरे से तीसरे में जाती थी, यानी लेयरिंग थी, वो सभी जो है गुज़िश्ता चंद सालों में हार्ट अटैक से मर चुके हैं। एग्जैक्ट उनका टुकड़ा क्या था वो सुन लें। गुलजार अहमद जो PN जो के चपरासी काम करता था, वो भी इनके पैसे, उसके अकाउंट में भी पैसे आते थे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मुजम्मल राजा की, उसको भी दिल का दौरा पड़ा, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, ये भी पैसे उसके अकाउंट में पैसे आते थे। फिर जनाब गुलाम शबीर, वो भी एक था जिसके पैसे आते थे, उसको भी जनाब दिल के दौरे से वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो गुलाम शबीर गया, सबको दिल के दौरे पड़े। मकसूद चपरासी 50 साल का भी नहीं था, वो दिल के दौरे से गया। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था डॉक्टर रिजवान, वो दिल के दौरे से गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नईम, उसको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। आज हमने खबर पढ़ी है इमरान रजा जो एंटी करप्शन में फैसलाबाद में, पता चला जी वो अच्छा भला था, उसने जी खुदकुशी कर ली। ये पाकिस्तान में ये पैगाम जा रहा है कि जनाब ताकतवर माफिया को कोई सरकारी नौकर हाथ ना डाले। ये नाज़रीन सूरत हाल खासी इंटरेस्टिंग होगी अगर ये बात वाकई ऐसे जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, क्योंकि हम तो पहले मकसूद चपरासी का ही नाम सुनते चले आए। पता चला है कि गुलजार अहमद जो PN था उसकी भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, ये भी इसी केस में था। मुजम्मिल राजा, उसकी भी डेथ हो गई, इसी केस में था। गुलाम शबीर इसी केस में था नामजद, उसकी भी डेथ हो गई। अफसरों को तो खैर छोड़ ही दें, खासी अजीबो गरीब किस्म की कहानी है। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो भी बहुत ही दिलचस्प है। यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब वसीम बादामी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ तशरीफ़ लाने का यहाँ स्टूडियोज़ में। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से। प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अतर काज़मी साहब एक वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे, इससे पहले BBC में काम कर चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और इसी प्रोग्राम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ऑथर, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हामिद खान साहब से भी हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। वसीम बादामी साहब, ये जो पंजाब में लाहौर में हुआ है जो सर्कस था, ये आपको क्या लग रहा है कितना सस्टेनेबल है जो आज हुआ है? पहली दफ़ा हो गया पंजाब की असम्बली जो है वो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में चली गई। बिस्मिल्लाह, कमाल है, हैरत अंगेज मनाजिर, अफसोसनाक इन द सेंस कि यानी इससे कोई एक सियासी जमात मेरा ख्याल है बेवकत नहीं हो रही, इससे पार्लियामान बेवकत हो रही है, इससे जमहूरियत बेवकत हो रही है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बेवकत हो रहा है। सियासतदान बतौर मजमूई अपनी वक़्त खो रहे हैं। और आपने कहा कब तक सस्टेन करेगा? मुझे लगता है कि अब ये जो ना ये ऊँट ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये ऊँट अब किसी करवट बैठना है 18 जुलाई की सुबह, जब पंजाब के जो 20 मुनहरिफ अराकीन हैं जिन सब के सबको नून लीग ने टिकट दे दिया और PTI ने भी अपने बंदे मैदान में उतार दिए हैं। 17 को इसका इलेक्शन होगा और 18 की सुबह तक जब हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होंगे, उन रिजल्ट्स की बुनियाद पर पंजाब असम्बली का तयन हो जाएगा मेरा ख्याल है। उसमें अगर उतनी देर तक लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करेगी जो पिटिशंस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो सिलसिला चल रहा है, अदालत की बात पे कमेंट करना है या फैसला कब तक होता है, लेकिन ये कि मैं पॉलिटिकल अगर कोई फैसला आ भी जाता है फर्ज कीजिए, तो भी मेरा ख्याल है 20 का नंबर ही इतना बड़ा है कि मेरा ख्याल है कि 17 जुलाई के बाद उस पर ही होगा। चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन फिलहाल उन 5 अराकीन को तो रिप्लेस करने के मूड में नहीं लग रहा जो PTI के खवातीन और रिजर्व और वो माइनॉरिटी, वो भी नहीं किया नोटिफिकेशन, वो नहीं हुआ। वो तो अगर हो जाए तो आज PTI थोड़ा सा आगे निकल जाए नंबर गेम में और हमजा शहबाज पर खतरे में आ जाए। तो अब मुझे लगता है ये जो 20 का नंबर जब फिल होगा 18 जुलाई को, उसके बाद तय हो जाएगा कि असम्बली ने आगे किस तरह चलना है। ये आपको क्या इसमें समझ आ रही है जो सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो एक ऑर्डर के जरिए
स्पीकर पंजाब असम्बली की जो पावर्स हैं उसको कर्टेल कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। गवर्नर जो है वो सेशन को ख़त्म करके नया सेशन शुरू कर देते हैं। पंजाब असम्बली दो हिस्सों में तब्दील हो जाती है। एक ही वक्त में दो बजट के सेशन चल रहे हैं। पिछला सेशन भी चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 5 लोग जिनको नोटिफाई करना चाहिए था, जो पीटीआई ने नॉमिनेट किए हैं, उनको नोटिफाई नहीं करती। लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो पिटिशन है हमजा की इलेक्शन के हवाले से, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है, उस पर लाहौर हाई कोर्ट उसकी हेयरिंग ही नहीं करती। इस सारी चीज़ को कैसे आप जोड़ेंगे? देखें, अब जो सिचुएशन इस वक्त ये है कि जिस तरह भी बदामी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी चीज़ें हमने माजी में नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। लेकिन आज जो ऐवान इकबाल में बजट पेश किया गया, उससे पहले भी अगर आप देख लें और इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले भी देख लें, जिस तरीके से हमजा शहबाज साहब मुंतखब हुए, उस वक्त भी पार्लियामान का कंट्रोल पुलिस के पास था। पुलिस ने आके वो सारी कार्रवाई करवाई। क्या आज तक पाकिस्तान की किसी भी असेंबली के अंदर पुलिस ने आके कोई कार्रवाई करवाई है? तो ये एक वो तसलसल है उन तमाम वाक़यात का। और जिस तरीके से फिर वो मुंतखब हुए, वो जो कुछ होता रहा कि ये हम ये सोचते हैं आपके आइन के बारे में, आपके कानून के बारे में, और आपकी किसी भी जो है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी कोई नॉर्म्स हो या कोई भी चीज़ हो, तो इन लोगों ने तो फैसला कर लिया कि ये रोंदते चले जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, इन्होंने अपना काम करना है। और इससे पहले, इस ऑर्डिनेंस आने से पहले, इसी असेंबली को अदालत चलाती रही है। ये असेंबली अपनी, जिसे वो कह सकते हैं ना, खुद मुख्तारी वैसे ही खो चुकी है, अदालती फैसलों के ऊपर चलती रही। फिर हमने देखा कि कौमी असेंबली से स्पीकर उठे और उन्होंने जाके एक चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। तो मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं है, लेकिन बात खींची जाएगी 18 जुलाई तक, इसलिए कि 18 जुलाई की तैयारी मुकम्मल हो रही है, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, राब्ते शुरू कर दिए हैं उन्हीं कुफ्तों ने जो जिनकी इनको बैकिंग हासिल है, ताकि इनको कम से कम 14 सीटें जितवाई जाएं, ताकि हमजा शहबाज साहब की सीट जो है वो मजबूत हो सके और वो खुल के फिर वजारत आला करें। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, ये तो अजीब व गरीब ही सूरत हाल है कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक पिटिशन्स आती हैं हमजा के इलेक्शन के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट उस पर तारीखें लंबी लंबी डाल देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 5 लोगों को पीटीआई नॉमिनेट करती है रिजर्व सीट्स पे, वो उनको नोटिफाई नहीं करते हैं। अब इसे कहते हैं एग्जेक्टिव जो है वो पावर्स ही टेक ओवर कर लेता है स्पीकर की। पंजाब असम्बली के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 बजट के सेक्शन पैरेलल 700 मीटर दूर उसके शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपने, मैं पहले भी आप ही की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन आपसे वीडियो लिंक कटा हुआ था उस वक्त। आपने 50 बरस पाकिस्तान की सियासत को देखा, कभी ऐसा मंजरनामा, ऐसा सर्कस पहले देखा आपने? डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरा ख्याल में ये तो ज़रूर है कि पाकिस्तान खुद कफील है जो है सियासी मुहिम जोइयों में और नई से नई सरप्राइज़ देने में। ये आपने फरमाया है अजीब व गरीब सूरत हाल, मेरा ख्याल है गैर मामूली सूरत हाल है। अगर बुहरानी है और अगर जिसको कहना चाहिए इंतशार की है तो भी गैर मामूली। मैं तो एक अरसे से कह रहा हूँ, पिछले 6-7 महीनों से, और लगता था कि पाकिस्तान जो है उसके और 1971 का जो पाकिस्तान है और आज के हालात में बड़ी मुमासलत है। फिर उसमें भी ऐसे हुआ कि इलेक्शन भी हुए और फिर मशी पाकिस्तान में हमने फिर दोबारा इलेक्शन देखे जून जुलाई 1971 में कराए गए, फिर वो कैंसिल हुए, फिर जंगें हुई या पाकिस्तान टूटा। देखें, क्राइसिस ये है कि हम चीज़ को कैसे देख रहे हैं। यहाँ अतर साहब बैठे हैं, मुझे मेरे इंतहाई अजीज हैं, आप बैठे हैं, हम सब का एक नुक्ता नज़र है और हम सब जो है अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। यही चीज़ जो हम कर रहे हैं, यही हमारे पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े कानूनदान कर रहे हैं। जिन्होंने पीटीआई को आड़े हाथों लेना है वो अपने मौक़ा को जस्टिफाई कर लेंगे, और जिन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेना है तो वो जाहिर है कि सारी जो, जैसे अतर साहब ने कुछ एक्सप्लेन किया, इससे ज़्यादा बड़े बड़े दलाइल के अम्बो लगा देंगे। क्राइसिस ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि अभी हालात 1971 वाले हैं। तो एक एपीएस हुआ था, दम क्यों इकट्ठे हुए थे दिसंबर के अंदर? यही क्या था ना कि पाकिस्तान के ऊपर इससे ज़्यादा बड़ा क़यामत खेज मंजर। फिर कहा गया कि 16 दिसंबर 1971 जो है वो एक सानिया था, फिर 16 दिसंबर 2014 जो है उससे बड़ा सानिया हुआ एपीएस का, पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। वो तो यह है कि एक वाक़या हो गया था और उसके बाद हम पेशबंदी या उसकी आगे साफबंदी कर रहे थे।
आज जो वाकयात होने वाले हैं उसका ना 1971 में अंदाजा लगाया गया था ना आज है। मैं तो हकीकत है आज कुछ दोस्त इकट्ठे हुए और पाकिस्तान के बारे में गौर फिक्र करने के लिए, तो हर बंदा एक दूसरे पूछे थे कि आप तजिए ना करें, क्योंकि हम ज़ाहिर है हमारी आदत है कि जब मुझसे सवाल हुआ तो मैंने कहा जी ये भी हो सकता है, ये भी अगर ये हो जाए ये फलां हो जाए, तो आप ये बता हल क्या है। इस पे सारे मुतफिक हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, और मैं हल्फन कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत नहीं है। जरूर इन्होंने आगे उसको थोड़ा कैटलिस्ट रहे होंगे, हालात जिधर खराबी की तरफ आ रहे हैं तो मजीद आगे गए होंगे। पूरी जिम्मेदार इमरान खान ही नहीं है। इस मारूजी हालात जो है 2014 से जो हमने खेल तमाशा शुरू किया था और सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे हमने पूरे मीडिया को बंद करके एक नैरेटिव लोगों के सामने बेचा किया, इंडोक्ट्रिनेट किया। जो इमरान खान की हुकूमत इजाफी काम हुआ है, उस सियासियत में इस्तेकाम जरा बराबर इमरान खान का कसूर नहीं है। आज जो हो रहा है ये भी नहीं, आरटीएस बैठे हैं ये भी नहीं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमे चले हैं, जेलों में गए उसमें भी नहीं। इमरान खान साहब का सिर्फ एक कसूर है कि जब उनको जो मुल्क दिया जिसके अंदर जो मुआशी तौर पर भी हिल चुका था और जिसके अंदर और भी कई मसाइल थे, सियासियत में इस्तेकाम, तो उसमें गवर्नेंस फेलियर पहली दफा हुआ। यानी कि स्टेट जो है ना इमरान खान साहब वो गवर्नेंस इस वजह से शायद ज्यादा उसमें खराबियां नजर आई। मुझे जरा बादामी साहब को इसमें लाने दीजिए। मेरे साथ रहिए हफीजुल्लाह न्याजी साहब, न्याजी साहब मेरे साथ रहें, न्याजी साहब मेरे साथ रहें। बेसिकली बादामी साहब न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम पाकिस्तान का इम्बैलेंस हो गया, अपना उसने तवाज़ुन जो है वो खो दिया है, और ये अब कम से कम वो कह रहे हैं कि 7-8 वर्ष से 2014 से सिस्टम का जो सियासी तवाज़ुन है वो खो गया और पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ 1971 की तरह वो समझते हैं सूरत हाल डेवलप कर रही है। हाँ अच्छा ज़ाहिर है एक ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि वो 71 वाला एग्जांपल एक बहुत ही एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन ऑफ कोर्स अपना ओपिनियन है। लेकिन मुझे हाँ ये ज़रूर लगता है कि देखिए जब ये आर्ग्यूमेंट ना बाज़ाहिर बड़ा घिसा पिटा सा लगता है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट की एग्जिस्ट करने की कोई वजह है, और मुझे समझ में आती है बात कि अगर हर कोई अपने अपने दायरा कार में रख के काम करे ना, अब ठीक है उसमें कोई भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2013 ऑनवर्ड्स के उसके बाद इतना ज़्यादा चीज़ों में सब लोग आगे चले गए कि फिर जब कोई ऐसा इदारा जिसका बुनियादी काम कुछ और हो वो अगर इन चीज़ों बहुत आगे चला जाएगा तो फिर कंट्रोवर्शियल हुए बगैर रह नहीं सकता। वरना देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं सियासतदानों की। जब सियासी स्टेक होल्डर्स को भी और आवाम को भी यकीन होना कि ये खालिसतन सियासी लड़ाई है तो फिर वो खास हद से आगे नहीं निकलती। जब तासुर ये बन जाए और उन तासुर की कुछ वजूहात हो कि नहीं कोई किसी के पीछे कुछ है तो फिर वो लड़ाई में दूसरे फरीक को भी ब्लेम करते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी बात यह कि अब ये रियलाइजेशन है, इट वॉज अ लेसन लर्नड इन अ वेरी हार्ड वे, लेकिन रियलाइजेशन है बिलाखिर कि भाई इससे पीछे हटना पड़ेगा वरना मामला है। ऐसी कोई रियलाइजेशन मुझे ऐसा लगता है कि है। अच्छा अब इसके जवाब में काउंटर आर्गुमेंट लोग देते हैं अच्छा जनाब अगर रियलाइजेशन है तो क्या आज वो 100% जैसा कहा जा रहा है वैसे ही कि बिल्कुल क्या हर काम से पीछे है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक चीज में इतना आगे तक कोई गया है तो उसको निकलते निकलते टाइम लगेगा। मुझे बहरहाल ये कन्विंस हूं मैं इस बात पे कि ये रियलाइजेशन है। ये सारे का सारा जो कुछ है वो फिर से एक रिपीट सीन नहीं है कि अब इसको करके इसको आउट करना है और इसको करके इसको आउट करना है, और ये आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीट है। लेकिन ये फौरन से नहीं होगा, और ये तासुर भी जो सालों से बना हुआ है बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन, ये तासुर भी फौरन खत्म नहीं होगा। इसकी एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, वो प्राइस पे करनी चाहिए, लेकिन इस चीज से जान छुड़ानी चाहिए वरना वी आर गोइंग नोवेयर। वसीम बादामी साहब का ख्याल है, ब्रेक लेते हैं। वसीम बादामी साहब का ख्याल है कि रियलाइजेशन है कि सिस्टम जो है वो उखड़ रहा है, उसको बैलेंस की ज़रूरत है, लेकिन देर लगेगी इस बैलेंस को वापस लाते हुए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अब हमें एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब अजहर सदीक साहब ने भी ज्वाइन किया। अजहर सदीक साहब बहुत शुक्रिया हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने का। हम आपसे समझना चाहते हैं कि पंजाब में जिस किस्म के ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए जबकि असेंबली इन सेशन थी, और जिस तरह से एक सेक्रेटरी लॉ जो हैं वो स्पीकर पंजाब असेंबली की पावर्स को कर्टेल करना साइन कर देते हैं, ये कभी हुआ सर पहले अजहर सदीक साहब पंजाब की तारीख में? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है गालबन ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ किसी जगह भी, ना नेशनल असेंबली में ना सूबाई असेंबली में। पहली दफा हम ये देख रहे हैं, और वजह देखिए उसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब एक गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर आप वजीर आला बैठे हों, आपकी मेजोरिटी ना हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो आपको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जो कि आपकी तो अक्सरियत नहीं है। ये दो वजहों से ये काम किया। एक तो ये बजट पास नहीं करवा सकते, सादा अक्सरियत नहीं है। फर्ज करें 371 में से 186 है तो कहा जाएगा कि 25 सीटों पे तो भी इलेक्शन ही नहीं हुआ, चले वो भी माइनस कर दें तो तब भी 175 थोड़ा सा बहुत से इशू आपने खड़े कर दिए। बजट पास करने के लिए सादा अक्सरियत जरूरी होती?
जी बिल्कुल जरूरी है जी। अभी तो देखें ना, अभी तो बड़ा मसला बनेगा इनके लिए, इतना आसान काम नहीं है। और अगर ये सादा चीज से बजट ना पास करें तो असेंबली का ठहर जाएगी। ये तो सारा इसलिए, ये तो सारा किया इसलिए जा रहा है, तो बदनीति है दो समझ लीजिएगा। ये जो है ना, ये वाला बैठ के असेंबली में, ये कोई ऐसी बात थी कि चीफ सेक्रेटरी वाला मसला या आईजे वाले मसले में आप टांग अड़ा के बैठ जाएं, आप असेंबली के अंदर, ओ भाई असेंबली के अंदर आए, बात करें बैठकर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं, बिकॉज हम तो यही समझ रहे थे कि चूंकि परवेज इलाही और असेंबली ये कह रही है कि आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी असेंबली में आए और वो आ नहीं रहे, तो इसलिए ये दूसरा सेशन शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, असल मसला ये है कि नंबर पूरे नहीं होंगे, इसलिए असेंबली के 2 टुकड़े कर दिए हैं। बिल्कुल यही वजह है ना डॉक्टर साहब। आप जरा देखिए क्या कमाल क्या किया है अपना ना, गवर्नर ने असेंबली का इजलास बुलाने का इख्तियार है, आर्टिकल 53 और 134 है प्रोविंशियल असेंबली रूल्स, बुला लिया। अब बुला के जो है ना, उन्होंने इजलास प्रोग भी कर दिया। मैं किस लिए किया? यानी असेंबली जब सेशन में हो तो आप ऑर्डिनेंस दे नहीं सकते हैं। आर्टिकल 129 बड़ा क्लियर है, 128 बड़ा क्लियर है इस इशू के ऊपर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोग करके ऑर्डिनेंस जारी किया और साथ ही पकड़ के फिर इजलास बुला लिया। तो ये तो बदनीति का एलिमेंट बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और किया क्या जरा समझिएगा, उन्होंने जो प्रिविलेज एक्ट है ना, जो प्रिविलेज एक्ट है जिसके जरिए इस्तेहकाक मजरू होता है और असेंबली को पास इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट का, इनको पहले भी एक प्रिविलेज मोशन के ऊपर बुलाया गया था, बल्कि एक्शन के लिए, कार्रवाई के लिए किया था। जो पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस आ गई थी, तशद्दुद किया गया, तो उन्होंने हाईकोर्ट में रिट फाइल कर दी थी। तो उस वक्त अपना थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि चौधरी परवेज इलाही वगैरह ने रिलैक्सिंग मूड में थे, उन्होंने वो सारा काम जो है ना मेंबरान की मर्जी से वापस ले लिया। अब क्या होना था, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद या बाकी सब लोगों ने प्रिविलेज मोशन देने थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरी साजिश ये थी कि उस ऑर्डिनेंस के जरिए प्रिविलेज एक्ट को भी रिपील कर दिया गया। तो ये तो मजाक हो गया। लेकिन अजहर सदीक साहब, जब असेंबली का एक नंबर है, गालिबन 370 या 71 का नंबर है, और उसके आधे 186 होंगे, अगर 186 ऐवान इकबाल में कर लें या किसी होटल के अंदर कर लें, जब 186 नंबर पूरे नहीं होंगे तो फिर बजट कानूनी तौर पे तो पास नहीं हो सकेगा। अच्छा, इसमें दो प्रपोजिशन है डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि 371 में से सादा अक्सरियत 186 की बनती है। वो कहेंगे जनाब 25 बंदे तो यहाँ पर है नहीं, 25 तो अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो असेंबली की जो अवेलेबल है ना जी, वो माइनस करके कर लें। तो इसलिए मैंने उसका कहा उसमें भी 176 के करीब चाहिए, तो वो भी इनके पास नहीं है। तो ये तो और दूसरी बात है कि असेंबली जब इस सेशन में मौजूद है, स्पीकर यहाँ मौजूद है, आप उसका इजलास ऐवान इकबाल में, गवर्नर के पास इख्तियार कहां से आ गया? और जी दूसरी बात याद रखिएगा कि ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है, असेंबली जो है ये आइन साज है। एक एग्जेक्टिव को वहां बिठा के अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और गवर्नर वैसे भी नुमाइंदा सदर का है, सदर के कॉन्टेक्स्ट में, वफाकी हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में वफाकी हुकूमत इस तरह के इख्तियारात कैसे इस्तेमाल कर रही है इस सारे मामले के अंदर, ये बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग नुकता कि गवर्नर तो रिस्पॉन्ड करता है टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो गवर्नर ने फिर ये किस तरह से कर लिया? अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग नुकता है। ये दैट इज वेरी देखें यहाँ पंजाब के अंदर जो मजाक हो रहा है आइन और कानून के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डॉक्टर साहब इन्होंने जनरेट कर दिया, ये पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है। और ये बड़े यानी ये ऐसे हरूफ में लिखा जाएगा कि पूरी कौम एहतसाब करेगी, मुहासबा करेगी। और ये किसी ने भी हाईकोर्ट में ये चैलेंज कर दिया। मैं वैसे आज खत लिख रहा हूँ अपना सदर को कि आपने ये गवर्नर को, और मैं उसकी कॉपी सदर पाकिस्तान को भिजवा रहा हूँ कि इनके अगेंस्ट एक्शन भी लेके ये जितना काम किया सारा वापस लें और रीजन बताएं कि किसके कहने पे आप इन्होंने सारा कुछ ये किया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। एक सवाल और, फिर मेरे साथ रहिए, लेकिन एक सवाल और कि अब इस स्टेज पे एक मैंने देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो परवेज इलाही ने और महमूद रशीद साहब ने की, उन्होंने कहा हम कोर्ट में, किस कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? असूली तौर पर जो कि पंजाब से रिलेटेड मामला है, ये मामला जाएगा लाहौर हाई कोर्ट के पास। और डॉक्टर साहब 17 मई को इस डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए मैं रेफरेंस ऑलरेडी 2 एमपीए की तरफ से दे चुका हूं। वो जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस इसने डिप्टी स्पीकर ने दूसरा काम कर दिया है, उन्होंने पार्टी डायरेक्शन को वायलेट किया। और ये बजट का इजलास है, बजट का इजलास पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने फिर दोबारा वायलेट किया। तो डिप्टी स्पीकर तो मैं नहीं समझता ये बच सकेगा, आर्टिकल 63 की आड़ में भी आ जाएगा। और दूसरा
गवर्नर की हद तक इख्तियारात के हवाले से ये दोनों के दोनों मामले जो है ना ये हाई कोर्ट में आ सकते हैं। और कुछ अच्छा, अब मेरे साथ रुकिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ रुकिए। जनाब अतर काज़मी साहब, जैसे आपने पहले सुना हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को कहते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, गैर मतवाज़न हो रहा है, 1971 की तरह की सूरत हाल डेवलप कर रही है। ये जो भी आपने सुना, इसे कहते हैं अजहर सदीक साहब को, क्या आपके ज़हन में सवाल खड़ा हो रहा है? अगर आपने अजहर सदीक साहब से पूछना है, इसमें कंट्रीब्यूट करना है, क्या आपके ज़हन में सवाल खड़ा हो रहा है? देखिए, अजहर सदीक साहब ऑब्वियसली वो कानूनी माहिर हैं, जितनी नॉलेज वो रखते हैं इन चीज़ों का मैं तो नहीं रखता, पर मैं आम फहम जो चीज़ें हैं मुझे जो नज़र आ रही हैं, चाहे हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो फैसले आए मुझे नहीं लगता कि इतने क्लियर कट फैसले आएंगे कि एकदम से इसको कालादम करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि हमने पिछले दिनों देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदे नामजद करने, उन्होंने नामजद नहीं किया। इसी तरह वफाक के अंदर लोगों को डी सीट नहीं किया गया, ऑल दो कि वो जिस तरीके से सिंध हाउस से फुटेजेस आई, वो टीवी पे बैठ के कहते रहे कि हम नून लीग के टिकट लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट नहीं किया। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन या किसी भी तरफ से कोई इस तरह का बड़ा फैसला आएगा जिसकी वजह से मौजूदा सेटअप अपसेट होगा। जहां तक ये ताल्लुक है कि ये चीजें अनप्रेसिडेंटेड, जी अनप्रेसिडेंटेड तो हैं, लेकिन ये कुछ अब ज्यादा नुमाया इसलिए हो रही हैं और कुछ लोगों का किरदार ज्यादा नुमाया इसलिए हो रहा है कि हम अब एक डिजिटल दौर में आ गए। 90s में भी हमारे साथ ये मजाक होता रहा, 80s में भी ये मजाक होता रहा, उससे पहले भी हमारे साथ ये मजाक होता रहा, लेकिन ये जो डिजिटल दौर है इसकी वजह से बहुत सारे किरदार ज्यादा एक्सपोज हुए हैं, खुल के चीजें सामने आई हैं, तो वो इस वजह से हमें ज्यादा लगता है कि चीजें ज्यादा नुमाया हो गए। अच्छा सर, नियाज़ी साहब डॉक्टर साहब, हम सारे जो है ना, आपने अतर सदीक साहब को भी लिया, अतर काज़मी साहब है, हम सारे जो हैं ख्वाहिशात के ऊपर सवार हैं। ज़ाहिर है मेरी ख्वाहिशात इन दोनों भाइयों से मुख्तलिफ है। अब जिस मुल्क के अंदर सदर ने गवर्नर लगा दिया, वज़ीर आज़म का हल्फ नहीं लिया, ये मुल्क का खिलवाड़ है। जो असेंबली इमरान खान साहब को इलेक्ट करती है जिन नताजों के साथ, वो असेंबली ठीक है, वो इलेक्शन ठीक है, वही असेंबली वही इत्तेहादी इमरान खान साहब से ड्रॉ करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है। अमेरिका ने साजिश कर दी है, क्योंकि अमेरिका ने इत्तेहादियों को कान से पकड़ के, पहले अमेरिका ने एक कान से पकड़ के इमरान खान साहब के हवाले किया, उसके बाद देखिए अनहोनियां हो रही हैं। मैं किसी की तारीफ कल्ब नहीं कर सकता यहां पे बैठ के, मुझे तकलीफ यह है कि आज भी तकरीरें सुनने इमरान खान साहब की, कल की सुन ले, एक हर तकरीर दूसरे की तरदीद है, तजादात का मजमू है। हर आदमी पाकिस्तान में एक अपना फाउल प्ले बेच रहा है, उसका व्यापारी है, उसको मार्केट कर रहा है और दूसरों से एंडोर्स चाहता है। को खुदा के वास्ते अगर हमारे दिमाग काम करने बंद हो गए या हमारे सेल्फ इंटरेस्ट वेस्ट इंटरेस्ट इतने ज्यादा हो गए हैं, तो कुछ समझदार लोग बैठ के कोई न्यूट्रल थिंकिंग करें, ये पॉइंट्स करें, कुछ नहीं होगा। इक़्तिदार तो इमरान खान को मिलना नहीं है न्यूट्रल। जब इमरान खान साहब के करीबी जो अतर साहब के भी सारे जो बैठे हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि जनाब हमारा क्या बनेगा। अच्छा, ये आपके ये न्यूट्रल का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वसीम बदामी साहब की तरफ आने दीजिए। वसीम बदामी साहब, आज असद उमर साहब ने और डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डीजी ISPR के लिए उन्होंने सवाल रेज कर दिए। डीजी ISPR कल किसी प्रोग्राम में चले गए, पता नहीं दोबारा उन्होंने कह दिया कि मुदाखलत हुई थी, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जो हमको चाहिए कि वो न्यूट्रल्स रहें, और फिर उन्होंने 4-5 सवाल उठा दिए कि हमें ये बताया जाए, कमीशन बढ़ाया जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कमीशन बढ़ाएं। और वो पहले भी वो इमरान खान भी खत लिखेंगे, इससे पहले प्रेसिडेंट लिख चुके हैं खत चीफ जस्टिस को कि जुडिशल कमीशन बढ़ाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमरीकियों ने साइफर में लिखा है कि इमरान खान ने रूस का दौरा खुद से किया। उनको किसने, उनके अमरीकियों के जहन में ये बात डाली है कि इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, सारे इदारे इसमें इकट्ठे थे। अमरीकियों को इस गलतफहमी में किसने शिकार कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाती तौर पर रशिया में इंटरेस्टेड। और इसमें मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएगा कि क्या अफवाज के तर्जुमान का इस हवाले से कोई स्टेटमेंट आया है कि रशिया का दौरा खान साहब की अपनी वो थी या नहीं साथ ही नहीं प्राइवेटली ऐसी बहुत सी चहमगोई हो रही थी। बहुत से लोगों को ये कहा गया, बहुत से एंकर्स ने ये बताया हमें, ख्वातीन एंकर ने खास करके, कि उनको मुख्तलिफ लोगों ने फ़ोन करके जब वो रशिया गए हुए थे तो ये कहा कि ये हमने तो मना किया था, ये मना किया गया था लेकिन चले गए। हकीकत ये है कि सब ऑन बोर्ड थे। और जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक मीटिंग की थी इस्लामाबाद में, तो उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि आखिरी वक्त पर भी मैंने कहा कि सिचुएशन ऐसी लग रही है, जाना चाहिए कि नहीं। मुझे यही क्लियरेंस दी गई कि जाना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं जाएंगे तो ताल्लुकात ख़राब हो जाए। सही, ठीक। अच्छा, एक तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ऐसा हो जाना चाहिए, चूंकि बहरहाल किसी की कोई भी राय हो, इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 60 लाख कितना वोट लिया है,
तो उनके वोटर्स हैं और फिर ऑफकोर्स वोटर के अलावा बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, वो इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका के इशारों पर हो रहा है। ज़ाहिर है खान साहब के मुखालिफ वोटर्स की तादाद भी इतनी होगी अगर आप सारे वोटों को जमा कर लें, और उनके सपोर्टर्स भी अच्छे खासे हैं, उनकी राय ये नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब इतना बड़ा ये मामला फैल गया है तो इसको एक ऐसा कमीशन बनाकर, जिसके बारे में बाय द वे अब से कुछ मिनट पहले की डेवलपमेंट ये है इसी प्रोग्राम के दौरान कि DGISPR ने आज फिर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जुडिशल कमीशन अगर कायम हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें काबिल कबूल है। तो ये हो जाना चाहिए ताकि एक दफ़ा ये मसला हल हो। मसलन आपको याद है, आई एम नॉट ड्राइंग अ पैरेलल, बट जिस मामले में 126 दिन का धरना था कि खान साहब कहते थे धांधली हुई है, मुनज़्ज़म धांधली हुई है, और बाकी लोग कहते थे कि धांधली बस वैसी हुई जैसे पाकिस्तान में होती है, मुनज़्ज़म नहीं हुई, तो उसका बहरहाल नुक्ता तकमील एक कमीशन ही था, जिसके बाद भी खान साहब ने अपनी पोजीशन नहीं बदली, लेकिन किसी कोने तो लगाना था, एक दफ़ा ही हो जाना चाहिए। दूसरी आखिरी वजह ये इस चीज़ों का ना, यानी अब ये एक चीज़ों को इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। एक न्यूट्रल के लफ्ज़ को आपने मजाक या गाली या ऐप बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे मकामात पे चीज़ों का न्यूट्रल लेना ही ज़रूरी है। आपने उसको इतना मुझे का खेस बना दिया और न्यूट्रल ही, तो इस तरीके। अच्छा, फिर आप कभी कहते हैं न्यूट्रल लें, फिर कभी आप कहते हैं यार तुम न्यूट्रल क्यों थे, मेरा मुल्क डूब रहा था, कभी आप कुछ कभी कुछ, तो एक तय कर लें और चीज़ों को इतना ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं कर देना चाहिए। इतना नहीं करना चाहिए। अच्छा काज़मी साहब, आपने तो पहले ये ओपिनियन दी है, बल्कि नहीं, मुझे जाने दीजिए जरा सिख की तरफ, अपना अजहर सदीक साहब की तरफ। अजहर सदीक साहब, आपने सुना कि अक्सर काज़मी साहब ने आपके बाद ये कहा कि अदालतें कोई ब्लैक एंड वाइट फैसला नहीं करेंगी, वो जुलाई के जो इलेक्शंस होने हैं, ज़िमनी इंतखाबात, उस तक चीज़ों को स्लाइड होने देंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जुडिशल कमीशन बना पाएगी? और ये जो सवाल है कि किसने अमरीकियों के कान में ये बात डाली है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला ही उठ के चला गया था रूस, इसका कोई हल निकल पाएगा? डॉक्टर साहब, यही तो एक तकलीफ की बात है कि दीज आर बेसिकली नेशनल इश्यूज, और इन नेशनल इश्यूज को जिस तरह अपोजिशन या बाकी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हम कैसे इन चीजों से पीछे रह सकते हैं डॉक्टर साहब? अब यानी मिसाल के तौर पर उन्हीं मुनहरफ अरकान की अमेरिकन के साथ मुलाकात, हारून रशीद साहब का कॉलम, अंसार अब्बासी साहब का कॉलम इन क्लियर वर्ड कि मैंने 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर की थी। मैंने कहा था कि ये जो मामला है ना, इसको अभी लिंगर ऑन कर दिया जाए और एक कमीशन तश्कील दे दिया जाए। उस पर आप लोगों को याद होगा एतराज लगा था कि आर्टिकल 69 के तहत जो इंटरनल प्रोसीडिंग है उसको हम नहीं देख सकते। अब वो उसके अगेंस्ट मैंने अपील दायर की हुई है, उस वक्त की दायर की हुई है, और अभी तक वो अपील फिक्स हो जाए और ये कोई हर्ज नहीं है। यानी इसको मेरी समझ से बाहर है, हम क्यों डिले कर रहे हैं? इस मामले एक जुडिशल कमीशन बनाकर आजादाना तहकीकात होनी चाहिए और ये उससे चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और हमने इस वक्त कंट्रोवर्सीज में ऐसी हर चीजों को डाल दी है। मैं नहीं समझता कि DGISPR को इस सारे मामले में आकर को वजाहतें देनी चाहिए। There is no need according to my mind being a student of law, कोई जरूरत नहीं है। जहां तक दूसरी बात अगर काज़मी साहब वाला बात है, देखें हमें अदालतों, इन्हीं अदालतों के पास इंसाफ के लिए जाना है। मैंने आज ही लाहौर हाई कोर्ट से जो 25 मई का सानिया हुआ है उस पे मैंने बाकायदा नोटिस करवाए हैं, जिसमें मैंने जुडिशल कमीशन की दरखास्त दी थी वजीर आजम पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और वहां पर मैंने बाकायदा यही सवाल उठाए हैं कि भाई ये कौन करेगा। और वहां भी हमने देख लिया कि उस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती तो यहाँ इतना खून खराबा होना था, आप सोच नहीं सकते हैं। वो एक अलग बात है कि डिले जरूर हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब के हवाले से मामला डिले हुआ है, ठीक है। उसमें भी जो जज साहब जिन्होंने किया वो भी ट्रांसफर हो गए हैं। मैं ब्रेक ले लूं। बहुत अच्छा नुक्ते उठाए जनाब अजहर सदीक साहब ने। ब्रेक के बाद मैं फिर चलता हूं जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपने वक्फे से पहले वसीम बादामी साहब को भी सुना, उसके बाद आपने अजहर सदीक साहब को भी सुना। वसीम बादामी साहब का ख्याल है कि एक जुडिशल कमीशन को बन जाना चाहिए जो इन चीज़ों को देख सके। अजहर सदीक साहब भी कह रहे हैं कि इसका कानूनी हल निकल सकता है। आपने पहले ये कहा था कि सूरत हाल 1971 की तरफ आके खड़ी हो गई है। मुझे ये लगता है कि 1971 से हमने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा और जाहिर है कि हम हल निकालेंगे। हल हो क्या सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टेज पे क्या हल हो सकता है तो आप क्या बताएंगे? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब आप कुछ भी कर लें, उनका इत्मीनान आप नहीं हासिल कर सकते। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब का जो आज तक जितने मौक़िफ़ हैं, काजी फायदी साहब मेरी गलती, फलां मैं नहीं करना चाहता, फलां मैंने जिंदगी में कुछ चीज़ उनका मौक़िफ़ ऐसा सुना चाहता हूं जिसके पीछे वो एक कदम आगे आए हैं तो 2 कदम पीछे नहीं गए। नवाज शरीफ साहब के साथ 2008 के अंदर मीटिंग अटेंड करते रहे, उनके हक में तकारीर करते रहे और कहते मैं 30 साल से इसी जद्दोजहद में आया हूं। लेकिन उनकी तो तबीयत है, मिजाज है, जो उनके मिजाज जार में आए वो फरमा देते हैं।
जब ये हुआ था, जो कमीशन बैठा था, उसके ऊपर इन्होंने क्या फरमाया कि कमीशन के बाद कौन से कमीशन कल्चर के बारे में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में क्या कहा, जो हुआ था इलेक्शन की तहकीकात के ऊपर कि जी रिगिंग नहीं हुई, ठीक है, 2013 के इंतखाबात जिसके ऊपर 2014 में 2014 तो क्या ये 35 पंक्चर नजम सेठी साहब ने लगाए थे। हामिद मीर साहब प्रोग्राम का मेरी पॉलिटिकल मार्केटिंग थी। नहीं, लेकिन मैंने तो आपसे सोल्यूशन पूछा था, आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये गलतियां की हैं। गलतियां तो सारे करते हैं, मानता कोई नहीं, वो मानते हैं। मैंने डॉक्टर साहब कोई भी नहीं मानता, जो कह रहा है मानते हैं। मैं लीडर्स की बात करूं, झूठ बोल रहे हैं। ये कौन कहता है गलती का, ब्लंडर्स करके नहीं मान रहे। तो ये तो आपने अपनी बात की नफी कर दी है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि मुझे जो मशवरे दिए गए थे, वो तो फिर ये कह रहे हैं सर कि मुझे जो मशवरे दिए गए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको लगाना है, फलां किसको किस जगह देनी है, वो फैसले मुझे नहीं करने चाहिए थे। काजी फायजी साहब भी तो उनका मसला नहीं था। ये बात उससे क्यों नहीं बताते थे, जब उससे क्यों नहीं कहते थे कि मैं तो डिसमिस कर दूं, एक हुकूमत चला रही है, क्या चला रहे हैं बंदे को। इतना तो साबित किरदार होना चाहिए कि जो झूठ बोले उसमें तो कायम रह जाए। ये इतनी दफा जो सोल्यूशन है, मैं तो पहले बताया कि अतर काज़मी साहब की तरफ, अतर काज़मी साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की गलतियां मानने से कि ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मुझसे गलती हुई है, ये मतलब उनको ये उनको एक बेहतर लाइट में प्रेजेंट करती है ये चीज, ये उनको ये खराब लाइट में प्रेजेंट करती है? देखिए, गलती कोई भी शख्स अपनी तस्लीम करे तो उसका बड़ापन होता है, चाहे वो मियाँ साहब करें या जरदारी साहब करें या इमरान खान साहब करें, तो यकीनन उनको अपनी गलतियों से तो सीखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मियाँ साहब जिनका जिक्र करते थे, हो सकता है कि खान साहब को भी आप समझ आ रही हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। नवाज शरीफ साहब इस मामले में सही कहते थे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो कितनी पेचीदा है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जान के मसले को अलजबरा बना दिया जाता है। ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था कि खत तो है ही नहीं, अमेरिका का तो कोई खत है ही नहीं। ये बयानिया ये था ना, पहले हर कोई ये कहता रहा ऐसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जहाँ पे उसके ऊपर ब्रीफिंग वगैरह दी गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आप खत के अंदर तो वो चीज़ ही नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि उस हवाले से तहकीकात भी हो गई हैं और फैक्ट फाइंडिंग भी हो गई है। भाई, आप खत भी पब्लिक नहीं कर रहे तो कम से कम आप तहकीकात पब्लिक कर दें। तहकीकात पब्लिक होंगी तो आवाम को पता चलेगा जी कितने अफसरान ने तहकीकात की, किस किस बंदे का इंटरव्यू किया, कितने घंटे उसके ऊपर सर्व किए, ताकि कुछ तो लोगों को पता चले ना। इमरान खान साहब का एक बयानिया हो सकता है गलत हो, दूसरी तरफ हुकूमत का जो बयानिया हो सकता है वो दुरुस्त हो, लेकिन अवाम का एक बड़ा तबका उसको मान रहा है और इसके बीच में हमारी सियासत फंसी हुई है और हमने चीज़ों को पेचीदा बना दिया है। आप इसका आसान हल है कि चीज़ों को अवाम के सामने रखें, ओपननेस करें, रोज इंटरव्यू दे के या रोज खान साहब के बयानात दे के या शहबाज शरीफ से आप। लेकिन ये सोल्यूशन क्या होगा? ये सोल्यूशन तो नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन तो ये है, अजहर सदीक साहब, मेरा बुनियादी सवाल है कि जिस डेडलॉक में हम फंस गए हैं, जिसमें 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, कुछ छोटी सियासी जमातें हैं, ये डेडलॉक है, हम सबको नजर आ रहा है कि ये डेडलॉक है और ये निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता। उस निज़ाम को चलाने के लिए मजीद से मजीद गलतियां की जा रही हैं और इसका जो अरिथमेटिक है, इसका जो कैलकुलस है, इसका जो ढांचा है, वो मजीद से मजीद खराब होता चला जा रहा है। अजहर सदीक साहब, इसको अब ठीक कैसे किया जाए? डॉक्टर साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, अब्दुस्तार नियाजी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, ऐसे हमारे पास लीडर नहीं है। कह तो रिजाल पड़ चुका है। ये वो लोग और लीड थे, सॉरी लीड से मुराद मेरी लीड किसको है, ये वो लोग ब्रेन थे कि जो ऐसे मसाइल का हल निकालते थे। इस वक्त एक मसला का हल है बड़ा आसान सा, डिसॉल्व करें असेंबलियां, खुदारा इस अजाब से अपने आप को निकालें। कोई जिसने मैंडेट लेना है फ्रेश मैंडेट ले, कौम के सामने आ जाए। और दूसरी बात है कि इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन तश्कील दे दे। जो सच है वो सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब जो बात अगर मिसलीड कर रहे हैं वो सामने आ जाएगी। यानी हम चीजों को बीच में क्यों रखना चाहते हैं? पूरी आवाम को ऐसी चीजों के पीछे लगाया जा रहा है जिसका नुकसान है। पूरी कौम एक हिजानी कैफियत में अंदर मुब्तला है। और देखें, वक्त के साथ साथ इदारे अपनी साख खो रहे हैं। हमें फिक्र इस बात की है कि इदारों की ऐसी पोजीशन मैंने 20 सालों में नहीं देखी है
कि जहां पर हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि हम खुदा ना खासा कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना चले जाएं। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए तो फिर यहाँ मैं कैओस, अनार्की, ब्लड शेड, मैं वो कुछ देख रहा हूँ। मुझे फिक्र इस बात की है कि इस मसले का बहुत आसान हल है, आसान हल है। जाएं असेंबली, पंजाब में देखें बदमाशी हो रही है, वही आपका मेजोरिटी नहीं है, क्यों, क्या साबित करना चाहते हैं आप? जबरदस्ती हुकूमतें रखना चाहते हैं, रिजॉल्व करें इन असेंबलियों को, कराएं इलेक्शन। ठीक है, बादामी साहब की तरफ आने दीजिए। बादामी साहब, बेसिक तौर पे अजहर सदीक साहब समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हल ये है कि असेंबलियां तोड़ें, नए सिरे से लोगों का मैंडेट लें, ये इसका हल है? देखिए, मेरा ख्याल ये अचीव हो सकता था जब खान साहब को भी ये मैसेजिंग थी कि ये हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हटें। एक कदम पीछे क्या हटा? यानी कि जब उस वक्त खान साहब से कहा जा रहा था कि अभी आप फौरी तौर पे धरने की तारीख ना दें, अगर वो उस वक्त, और वो काफी अरेंजमेंट हो गई थी, अगर वो खान साहब ने, ये तो अफवाह भी हो सकती है, मतलब मेरा उसमें पर्सपेक्टिव ये है पीटीआई वालों का कि ये हमें कई दफा इस किस्म की बातें की गई हैं, ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। अब मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक ये चीजें बिल्कुल सिर्फ जा रही थी। अगर खान साहब से थोड़ा तो फिर अब क्या फर्क पड़ गया? तो ये चीजें नहीं, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब खान साहब ने धरने की तारीख अनाउंस कर दी तो फिर सारे पॉलिटिकल और बाकी स्टेक होल्डर्स को लगा कि एक तो उनको लगा कि उनको बिट्रेयल की फीलिंग भी, और दूसरा ये भी लगा कि अब तो इसका सारे का सारा जो पॉलिटिकल जो माइलेज है वो खान साहब को मिलेगा और हमारे हिस्से में सारा खसारा आएगा। इसको कुछ इस तरीके से अरेंजमेट कर लिया थी कि खान साहब का भी मकसद पूरा हो जाता और हमें भी इसका खसारा ना होता, तो ये वर्केबल था। वो नहीं हुआ, चलें ठीक है। अब इंतखाबात कराना तो बहरहाल गवर्नमेंट में, मेरा अपना भी ख्याल है कि इलेक्शन में जाना बेहतर है इस वक्त, लेकिन बहरहाल हुकूमत वक्त से आप इसका इख्तियार छीन नहीं सकते। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि बहरहाल ये जो खत वाला मामला है इसको एक तरफ जरूर लगा देना चाहिए, तहकीकाती कमीशन बना के। अच्छा, ये हफीजुल सब आपको यकीन है इस चीज में कि एक हल निकल चुका था और इमरान खान साहब अगर धरने की बात ना करते तो फिर इलेक्शन की तरफ हम जा रहे थे, और वो इमरान खान साहब ने डिस्टर्ब कर दिया पूरे टाइम टेबल? पार्टीज एग्री कर चुकी थी, पीएमएल एंड डॉक्टर साहब मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं बल्कि इखलास के साथ ये बात बता रहा हूं, ये किसी के ऊपर प्राइस स्कोरिंग नहीं थी। किसी को नहीं पता लगा इमरान खान साहब को इलेक्शन चाहिए होते तो जब चलो झूठे सच्चे से जब बिलावल ने कहा कि मैं मेरी रैली आने से पहले आप इलेक्शन करा दो, अनाउंस कर दो, वगैरह हम थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, भाई इतने जरूरी थे तो इमरान खान करा देते। आखिरी दिन तक इमरान खान साहब को यकीन था, और ये बातें सारी आपके सामने आ रही हैं, ये साहब बैठे हैं, अतर साहब बैठे, इनके इल्म में है, उनको यकीन था कि उनको बचा लिया जाएगा। उनके साथ इसी तरह गेम खेली जा रही थी। इमरान खान सही कहते हैं कि मुझे ट्रैप में डाला जा रहा था, जब उनको कहा गया कि अब आप आके इनको लॉन्ग मार्च के ऊपर करें। फिर लॉन्ग मार्च के ऊपर देखे पहले ये कि डीजीआई एसपी आने का कि हमारे पास वज़ीर आज़म हाउस से पैगाम आया कि अपोजिशन को कहें कि जी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले, हाँ कोई और सोल्यूशन लेते हैं। फिर उन्होंने इमरान खान ने कहा मैंने नहीं कहा, वो लेके आए। फिर बताया गया 25 मई को जो दिन लॉन्ग मार्च के दिन था, वहां से कामरान शाहिद साहब की रिपोर्ट है कि जी असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर ये आर्मी चीफ को मिले। फिर का तो अपोजिशन ने इनकार कर दिया, नहीं इनको कहें कि लॉन्ग मार्च पूरा करें, हमने नहीं कोई इनसे समझौता करना। अब इनके अंदर भी, पार्टियों के अंदर भी, पीपल्स पार्टी की अपनी नीयत है। मुस्लिम लीग में शहबाज शरीफ साहब को शायद बहुत बड़ा एक क्विक कमेंट ले लो की जल्दी थी। अतर कादरी साहब, बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर किसी का ख्याल नहीं था, सारे लोग तीनों के तीनों बदनीयत थे और नीयतों की मार पाकिस्तान, और एक सजा कि उस बदनीयती की सजा पाकिस्तान को मिल रही है, उस बदनीयती की सजा पाकिस्तान को मिल रही है। डॉक्टर साहब देखें जिस हालत में इस वक्त जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो यकीनन बदनीति तो थी ना किरदारों की, तभी तो हम इन हालात में पहुंचे। तो मैं न्याजी साहब से एग्री करता हूं, बहुत सारे किरदारों की बदनीति है और उसका सिला या उसका जुर्माना जो है वो ये कौम अदा कर रही है। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट जो हैं, वसीम बादामी साहब का, जनाब हफीजुल्लाह न्याजी साहब का, अतर काज़मी साहब का और अजहर सदीक साहब का बहुत शुक्रिया। सिस्टम में इतनी बदनीयती की गई है, इतनी धोखा अंदेज़ी की गई है, इतनी डिसइंफॉर्मेशन बचाई गई है कि अब कोई किसी पे एतमाद कर नहीं सकता, जिसकी कीमत पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है हर दिन चुका रहे हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती।